नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल का नाम है एनसीईआरटी हिंदी बाय कुमार। इस चैनल का फ़ायदा हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक या जो कोई भी हिंदी भाषा के बारे में जानना चाहता है, हिंदी साहित्य के बारे में जानना चाहता है, वो इस चैनल से लाभ उठा सकता है। ये चैनल सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है। इस जो शिक्षक हिंदी सेवा से जुड़े हुए हैं, सीबीएसई के स्कूलों में हिंदी को पढ़ा रहे हैं, हिंदी शिक्षक हैं, पूरे विश्व भर में हैं, वो इस चैनल से लाभ उठा सकते हैं। अभी अभी अलंकार शामिल हुआ है 10वीं कक्षा में और एकदम नया विषय है। कुछ बच्चे इससे अपरिचित हैं, तो उनकी मदद के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और कुछ जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी अभी पता नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो इस वीडियो से पूरा अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसका पहला भाग बनाया जा चुका है, जिसमें अलंकारों का एक विस्तृत परिचय दिया गया है, अलंकारों के महत्व पर चर्चा की गई है, अलंकारों का अर्थ बताया गया है। उसमें हमने, क्योंकि इस विषय को, ये बहुत बड़ा विषय है, इस विषय को हमने 3 भाग में बांटा है। एक पहला भाग हो चुका है, इसमें हमने विस्तार से अलंकारों के बारे में बताया है और उसमें हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वीरसा या पुनरोक्ति अलंकार के बारे में हमने चर्चा की है। याद रखिए, ये सिर्फ 5 मिनट की वीडियो नहीं है कि हमने फटाफट ख़त्म किया। हमें इसको विस्तार से समझना है, गहराई से समझना है। अलंकार हमारे जीवन में, हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं, तो सभी जो शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। विद्यार्थी जो हम मुझे सुन रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी नई से नई जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप देखते देखते कोई चैनल आपके सामने आता है और 5 मिनट देखते हैं, आपको उस पर बहुत उपयोगी जानकारी मिलती है, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे होता क्या है, बाद में वो चैनल खो जाता है और आप उस चैनल पर भविष्य में आने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उससे आप वंचित रह जाते हैं, आपको वो जानकारी नहीं मिल पाती है। क्योंकि यूट्यूब पर हज़ारों लाखों चैनल्स होते हैं एक विषय पर। तो जब भी ये चैनल आपको मिले और आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी उपयोगी जानकारी हैं, निस्संदेह इसमें उपयोगी जानकारी आपको मिलेंगी। सबसे ख़ास बात क्या होगी कि आपको इसमें एक नया रूप देखने को मिलेगा हिंदी का। इसमें जो आप समझेंगे, मैं शिक्षकों से भी बात कर रहा हूँ, जो शिक्षक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाते समय उनको एक गर्व की अनुभूति होगी इस चैनल को देखने, सब्सक्राइब करने के बाद, वीडियो देखने के बाद। क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप का है, हिंदी को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। आप खुद इस चैनल से बहुत कुछ सीखेंगे, पढ़ाने की नई नई विधियों की जानकारियाँ मिलेंगी, जो हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। अभी जब मैं अलंकार ख़त्म करूँगा तो एक वीडियो और बनाए हुआ है मैंने, जिसमें पूरा परिचय दिया गया है कि इस पूरे चैनल के माध्यम से हम क्या क्या सुनने समझने वाले हैं, यानी क्या क्या भविष्य में आपको मिलेगा, क्या क्या लाभ आप उठा सकते हैं। इस सब की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। ये जानकारी का खजाना मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दूं क्या क्या इसमें। व्याकरण का विस्तार से वर्णन किया जाएगा, साहित्य का विस्तार से वर्णन किया जाएगा, ख़ास तौर से 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक के लिए एनसीईआरटी हिंदी की पुस्तकों का विस्तार से विवेचन होगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा छूट जाती है बच्चों की, वो है हमारा लाइफ स्किल्स का पार्ट। आप बेशक कितने भी अच्छे हिंदी शिक्षक हैं, लेकिन हमें बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। लाइफ स्किल्स में जब आप पारंगत हो जाएंगे, इसमें बहुत सी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी, इससे आप लाभ उठा सकते हैं। अपनी शिक्षण के दौरान जब आप हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, उस दौरान आप इसमें से विषयों को चुन सकते हैं। वीडियो बहुत सारे मिलेंगे आपको लाइफ स्किल्स से रिलेटेड, और उसको आप इस्तेमाल करके अपने अपने विद्यार्थियों में और अपने खुद के बच्चों में आप संस्कारों का विकास कर सकते हैं, जिससे एक सुंदर और सुखद समाज का निर्माण भी संभव हो सकेगा। और आपको भी गर्व की अनुभूति होगी कि हमने अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को, हमने अपने स्टूडेंट्स को कुछ दिया है, कुछ ज्ञान दिया है। तो इसमें बहुत सारी लाइफ स्किल्स, नैतिक शिक्षा से संबंधित बातें भी आपको मिलेंगी, यानी ऑल इन वन एक ही चैनल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। याद रखिए, ये रटी रटाई चीज़ें नहीं होंगी, ये अनुभवों पर आधारित ज्ञान होगा, जो बहुत से लोगों के सुनने के पश्चात बहुत हज़ारों लोगों का अनुभव इसमें समाया होगा, जो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप
इस चैनल पर मिलने वाला जो असीमित ज्ञान है, अनुभवों पर आधारित ज्ञान है, जो आपके शिक्षण को और बच्चों के सीखने को जो एकदम से उसके अंदर ऐसा विकास करेगा, एकदम से जादुई प्रभाव डालेगा उनकी भाषा पर, सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, विषय में उनकी रुचि जागृत होगी और आप भी बतौर शिक्षक विषय को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, किसी से उस विषय पर चर्चा कर पाएंगे विश्वास के साथ में। तो ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें चैनल के उद्देश्य के बारे में बता दी है। अब हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अलंकार विषय को हमने 3 भाग में बांटा है। पहला भाग पूर्ण हो चुका है, आप जाकर के इस चैनल पे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम दूसरे भाग की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम तीसरे भाग की बात करेंगे। ये जो दूसरा भाग है, इसमें 3 अलंकार हैं। हमने टोटल 9 अलंकारों को कवर करने की कोशिश की है। 3 अलंकार हो चुके हैं पहले भाग और प्रारंभिक परिचय के साथ में, और अब हम दूसरे भाग पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा बाद में। तो अभी हम देखते हैं दूसरे भाग में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, हम इसमें अलंकार का अर्थ समझेंगे, अलंकार के महत्व की हम बात करेंगे, उदाहरण तथा अभ्यास की भी बात करेंगे, और अलंकार के जो भेद हैं जैसा कि मैंने बताया उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हमारे सामने है अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि एक शब्द है और हम पुस्तकों से में, व्याकरण की पुस्तकों में, इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे, यानी जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है हम वहाँ पर उसको ढूंढते रहते हैं और उसको हम रट लेते हैं। लेकिन अगर आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो होता क्या है कि आप अलंकारों को एकदम ऐसा लगेगा कि अलंकार तो आपके जीवन का हिस्सा है। आपको इसको पढ़ने की, समझने की, रट्टा मारने की आवश्यकता इतना नहीं है। सिर्फ उसको अपने ज्ञान को, अपनी जो अवलोकन क्षमता है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। ये आपको खुद भी समझना है बतौर शिक्षक, और विद्यार्थी जो सुन रहे हैं उनको यही समझना है, अलंकार कोई नया विषय नहीं है। हमारे समाज में, हमारे परिवार का हिस्सा है, और हमारी रोज़ की जो हमारी बातचीत होती है, चाहे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, यानी अलंकार हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आप उसको जाने या ना जाने ये अलग बात है। तो हम अपनी जानकारी को किस प्रकार उसमें अलंकार खोज सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो देखते हैं अलंकार का पहले अर्थ क्या है। देखिए, अलंकार शब्द का जो वर्ड मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ का अर्थ होता है वर्ड मीनिंग, वो है आभूषण या जेवर। खास तौर से मैं उन शिक्षकों से बात करना चाहूँगा जो हिंदी भाषी हैं, राज्यों में रहते हैं जहाँ पर हिंदी प्रचलित नहीं है, वहाँ पर उनकी मातृभाषा अलग है। विशेष रूप से जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं, वहाँ के शिक्षक इस वीडियो से बहुत लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में इसमें जो अलंकार की डेफिनेशन यानी परिभाषा दी जा रही है, बहुत सरल शब्दों में मेरी अपनी परिभाषा है। और ये बुक वाली परिभाषा नहीं। बुक्स में आप पढ़ेंगे तो बहुत भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो विशेष, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ के वहाँ के स्टूडेंट्स हों, चाहे वहाँ के शिक्षक हों, इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, और छात्र भी बेहतर ढंग से समझ के ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या जेवर, इंग्लिश में जिसको हम ज्वेलरी बोलते हैं, गहने भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। अब इसका काम क्या है? जिस प्रकार आभूषण यानी जेवर, जैसे हमने बात की, स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, यानी स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी तरह से कुछ शब्द होते हैं, कुछ अर्थ होते हैं, वर्ड मीनिंग जो होता है उसका, ये किसी की भाषा को चमत्कारिक बना देते हैं, प्रभावशाली बना देते हैं, इफेक्टिव बना देते हैं। यानी कि कोई स्त्री सुंदर है, उसने आभूषण पहन लिए, ज्वेलरी पहन ली, तो आपने देखा उसकी सुंदरता बढ़ गई। अलंकार का एक रूप आपके सामने और भी है, वो है जो आप आसपास देखते हैं, ब्यूटी पार्लर है। ब्यूटी पार्लर में भी सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो ब्यूटी पार्लर भी अलंकार में समा जाता है। अलंकार का अर्थ है कि सुंदर बनाना। तो अलंकार, जैसे हम ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करते हैं सुंदरता को बढ़ाने में, उसी प्रकार से कुछ विशेष शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि लैंग्वेज की एक स्किल्स है, उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी अलंकार कहते हैं। अब अलंकार क्यों कहते हैं? कुछ विशेष शब्द होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। यानी कि जिस प्रकार जो सौंदर्य प्रसाधन है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जेवर भी हैं, वो सुंदरता को बढ़ा देते हैं स्त्री की, उसी प्रकार से भाषा में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी भाषा को और ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं, जो दूसरों पर अधिक असर करती है। ये जो एलिमेंट्स हैं लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के, इन्हीं को हम अलंकार बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है बच्चों, हाँ, शिक्षकों और बच्चों दोनों को मैं संबोधित कर रहा हूँ, इसको अंग्रेजी में हम फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं।
लेकिन फिगर ऑफ स्पीच और जब हम हिंदी में अलंकार की बात करते हैं, दोनों में बहुत अंतर आपको मिलेगा। फिगर ऑफ स्पीच में कुछ लिमिटेड अलंकार आप पढ़ते हैं, और लेकिन जब हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में अलंकारों की एक विस्तृत परंपरा है। पूरा संस्कृत लिटरेचर में अलंकार, हजारों अलंकार भरे पड़े हैं। यानी कि आपकी जो भारतीय संस्कृति पर आप गर्व करने लगेंगे यदि अलंकारों के बारे में जान जाएंगे। वो आपको पढ़ना चाहिए। अभी हम उतना विस्तार में नहीं जा रहे हैं, तो अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि आगे आगे हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने ये समझा कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। फिर अगला है इसके अंदर पॉइंट, वह है हमारा कि अलंकार जो हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वह है हमारा अनुप्रास अलंकार, जो हम पढ़ चुके हैं। पिछला वीडियो आप उसके लिए देख सकते हैं। यमक अलंकार हम पढ़ चुके हैं अलंकार भाग 1 वीडियो में। तीसरा अलंकार विवसा या पुनरोक्ति भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अनुप्रास में हमने देखा कि इसमें एक अक्षर रिपीट होता है, एक अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, तो उससे अनुप्रास कहते हैं। यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। हमने बताया था कि जो अनेकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्दों को जब भी आप वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, हाँ, तो ये अलंकार यमक बन जाता है। यानी अनेकार्थी शब्दों का जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यमक अलंकार का उदाहरण भी वो वाक्य बन जाता है। विवसा अलंकार, अब यमक अलंकार का जो अपोजिट है, उसका विपरीत, उसकी डेफिनेशन है, वो है विवसा अलंकार। यमक में हमने कहा था कि एक शब्द एक से अधिक बार इस्तेमाल होता है लेकिन उसका मीनिंग बदल जाएगा, जैसे हमने अनेकार्थी की बात की। लेकिन विवसा में एक शब्द एक से अधिक बार इस्तेमाल होगा लेकिन अर्थ सेम रहेगा, जैसे धीरे धीरे, चुपके चुपके, पास पास, ये सीक्वेंस में आते, बीच में हाइफन लग जाता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए पिछले वाला वीडियो देखें। हम यहाँ पर सिर्फ आपको रिकैप करें, रिवाइज करें, ताकि पिछले ज्ञान से, पूर्व ज्ञान को इस वर्तमान ज्ञान से जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ कनेक्ट किया जा सके। उसके बाद देखिए हमारा उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ये हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद ये हमारा मानवीकरण अलंकार है, जिसको हम पर्सोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हमारा ये श्लेष अलंकार। तो आज हम पढ़ेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। देखते हैं, यह है उपमा अलंकार। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा खास तौर से ध्यान दीजिए, जो आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। जो भी शिक्षक 10वीं कक्षा में अलंकार पढ़ाने वाले हैं, ये वर्षों की मेहनत होती है किसी की, जो आपके साथ बांट रहे हैं हम। ये हमारे गुरुजनों का दिया हुआ ज्ञान है। जितने सरल शब्दों में आपको मैं समझाने में समर्थ हूँ, फिर भी कुछ समझ ना आए आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी शंकाएं लिख सकते हैं। यदि लगता है कि कुछ त्रुटि हुई है मुझसे, तो भी आप अपनी शंकाएं या सलाह सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ज्ञान परिपूर्ण है, हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी मुझे सुझाव दें ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जो भी शिक्षक अलंकार पढ़ाना चाहते हैं उनको, विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, तो ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, बच्चों से और शिक्षकों से, कि वो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये अलंकार जब भी आप पढ़ाएंगे, आपको इन अलंकारों को पढ़ाने के लिए 2 शब्दों की जानकारी जो मैं बताने वाला हूँ वो अवश्य होनी चाहिए। यदि उनकी जानकारी आपको नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अलंकार स्पष्ट नहीं हो पाएगा। वो क्या है? एक है उपमेय और एक है उपमान। अंग्रेजी भाषा में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। सेम वो नहीं है लेकिन उसके आसपास ही है, ये समझिए। वाक्य जब आप सिखाते हैं बच्चों को तो आपने देखा हो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। हिंदी में हम बोलते हैं उद्देश्य और विधेय बोलते हैं। हम उसी से थोड़ा ज्ञान, उस ज्ञान की थोड़ी सी मदद लेकर के इसको समझेंगे तो हमारे लिए सरल हो जाएगा, बच्चों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी सरल हो जाएगा। कैसे? देखिए, उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जा रही है, यानी जिसकी कंपैरिजन की जा रही है, जैसे सीता, राम, वह आदि। यानी वह संज्ञा या कोई सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। हम बोलते हैं ना, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, बस वही समझ के चलिए। जिस वाक्य की आप बात कर रहे हैं, जिस पंक्ति की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी कंपैरिजन की जा रही है, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान या सर्वनाम,
यानी संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा, उसको हम बोलेंगे उपमेय। ओके, यह है उपमेय। लेकिन अब आगे देखते उपमान क्या है। अब उपमेय की तुलना, उपमेय तो आपने समझ लिया ऊपर नीले बॉक्स में जो आपको दिख रहा है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, संज्ञा या सर्वनाम। अब हम उसकी बात करेंगे। अब ये जो उपमेय है उसकी तुलना जिसके साथ की जाएगी, ध्यान से सुनिए। अब इस उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाएगी, यानी इसकी कंपैरिजन जिसके साथ की जाएगी संज्ञा सर्वनाम की, उस वस्तु को, व्यक्ति को हम उपमान कहेंगे, यानी उसको हम उपमान कहेंगे। याद रखिए शिक्षकों और बच्चों, उपमा अलंकार को हम अंग्रेजी या जहाँ से उपमान शब्द निकला है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए अपने दिमाग में, सिमिली एक शब्द है, आप सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, उससे थोड़ा कनेक्ट करना है। मैं सब बीच बीच में आपको सलाह देता रहूँगा ताकि आप अंग्रेजी के ज्ञान को और हिंदी के ज्ञान को मिला करके इंटरडिसिप्लिनरी होकर के बातों को बहुत आसानी से, सरलता से समझ सकें। उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाए, जैसे चंद्र, कमल, हंस आदि। अब यहाँ पर एक खास बात और ध्यान रखिए, सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है, ध्यान से सुन लीजिए। प्राचीन पुस्तकों में एक डेफिनेशन मिलती है, उसमें कहा जाता है कि जो उपमान है वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन वर्तमान जो है, वर्तमान में हम इसकी बात नहीं करते। वर्तमान समय में आकर के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग कुछ भी हो सकता है, यानी ये कवि पर निर्भर करता है कि वो क्या इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम और भी कुछ जानेंगे भी। देखिए, हमने उपमेय और उपमान की बात कर ली, अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब हमारे पास है पहला अलंकार उपमा अलंकार। मैंने पहले ही बताया कि आपको इसको, इस ज्ञान को, जब भी एक ज्ञान को आप दूसरी भाषा के ज्ञान से इसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो सीखना सरल हो जाता है। यानी कि जब आप हिंदी भाषा के अलंकार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इस ज्ञान को अंग्रेजी भाषा के फिगर ऑफ स्पीच से कनेक्ट करना है, क्योंकि सीबीएसई स्कूल के ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो अगर हम अंग्रेज़ी के साथ में इनको कनेक्ट करके, जोड़ करके, संबद्ध करके समझाएंगे तो उनके लिए समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप हिंदी पढ़ते या पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर और अपने अंदर भी एक आत्मविश्वास का विकास करना पड़ेगा कि आप भारतीय संस्कृति को पढ़ा रहे हैं, हिंदी को नहीं पढ़ा रहे हैं। और पूरे आत्मविश्वास के साथ में, पूरे गर्व के साथ में आपको पढ़ाना है। अपने विषय पर गर्व कीजिए, जितना आपको गर्व होगा उतना आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जी नहीं, आप हिंदी नहीं, आपके ऊपर भारतीय संस्कृति को, उसके गौरव में इतिहास को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप उतने ही विस्तार से, उतने गर्व के साथ ही पढ़ाएंगे तो आपको, आपको पढ़ाने में जो आत्मविश्वास होगा वो बहुत अभूतपूर्व आत्मविश्वास होगा। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं उपमा अलंकार क्या है। हमने उपमेय और उपमान को समझ लिया, अब कैसे पहचाने। जब उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए, याद रखिए बुक्स में बहुत डिफ़िकल्ट दिया हुआ है, आपको उस झंझट में नहीं पढ़ना है, एकदम सरल तरीके से समझना है बच्चों को, तभी आप समझा पाएंगे और बच्चे भी इसको समझ पाएंगे। जब उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए, यहाँ पर मुख्य शब्द क्या है, समानता, यानी सिमिलैरिटी। तो आपको इन शब्दों पर ही गौर करना है। जब उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ग्रीन बॉक्स में उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो आपने देखिए उपमेय क्या है, सीता का मुख। किसकी तुलना की जा रही है, हमने क्या कहा था, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। तो सीता का मुख, तो सीता का मुख हो गया यहाँ पर उपमेय, और किसके साथ की जा रही है, चंद्रमा। वेरी गुड, तो चंद्रमा जो है यहाँ पर उपमान है, यानी कि उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाए, तो किसके साथ की जा रही है, चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा यहाँ उपमान है। क्योंकि जब मैंने क्या बोला, समानता, डेफिनेशन क्या है, जब उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए, तो यहाँ समानता ही दिखाई गई है, तो अतः यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। इस उदाहरण में उपमेय सीता का मुख की उपमान चंद्रमा से तुलना का कथन, यानी तुलना की बात की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। एक बात का ध्यान रहे सभी शिक्षकों से, अभी जो बात करने जा रहा हूँ शिक्षकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जितना इसमें अभी मैंने समझा इतना विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कुछ बातें शिक्षकों से भी मैं करना चाहूँगा। जब
कई बार हम बुक्स में पाते हैं, ठीक है, उसमें लिखा होगा सी, की तरह, जैसा, जैसी, के समान। ये जो शब्द आते हैं ये पहचान है उपमा अलंकार के, ठीक है। इनसे आप समझ जाते हैं वह उसके समान है, उसकी तरह है, उसके जैसा है। ये शब्द जो आएंगे सभी बच्चे और सभी शिक्षक ध्यान दें, ठीक है। ये अलंकार उपमा अलंकार की पहचान है ये शब्द, यानी कि आप देखते हैं और आप कहते हैं हाँ जी यहाँ पर उपमा अलंकार है, वह उसके जैसा है, वह उसकी तरह है, वह उसके समान है, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक। तो ये तो ठीक है, आपने समझ लिया। लेकिन कई बार हमने देखा कि कई बार कुछ शिक्षक गलती भी कर देते हैं और पुस्तकों में भी कई बार ये गलत वर्णन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर उन शिक्षकों के लिए भी मैं यहाँ पर एक संदेश देना चाहूँगा कि इस कमी को सुधार लें ताकि कुछ गलत ना हो जाए। कई बार के समान के अनुसार ही आप विवेचन कर रहे होते हैं, लेकिन आपका उदाहरण गलत होता है। उदाहरण देखिए, हम जब उपमा अलंकार की बात करते हैं तो हम कहते हैं उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए, तो ये उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उपमान की तुलना उपमेय से की जाए। हमने क्या बोला, उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है, तो ये है आपका उपमा अलंकार। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए, उपमान की तुलना उपमेय से की जाए, तो के समान वहां भी आएगा, लेकिन वो अलंकार उपमा नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए, वो अलंकार उपमा न होकर के प्रतीप अलंकार बन जाएगा। प्रतीप, उदाहरण देखिए, मैं इसी में चेंज करता हूं, चंद्रमा सीता के मुख के समान है। देखिए बदल गया, चंद्रमा सीता के मुख के समान है। आप देखिए के समान यहां भी आ गया है। तो अगर आप उसको रटेंगे कि के समान आता है, की तरह आता है, तो ये अलंकार उपमा होता है, तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी और आपका उदाहरण गलत हो जाएगा। आप विशेष जानकारी के लिए इंटरनेट पे जानकारी हासिल कर सकते हैं प्रतीप अलंकार के बारे में। प्रतीप अलंकार की खास बात यही है, वहां उपमेय की उपमान से तुलना नहीं है, उपमान की उपमेय से तुलना दिखाई जाती है। यानी कि चंद्रमा सीता के मुख के समान, उल्टा कर दिया तो ये प्रतीप अलंकार बन जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए, इसमें गहराई से मैं नहीं जाना चाहूँगा। शिक्षकों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हिंट दे दी है। अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं और प्रतीप अलंकार के बारे में विशेष रूप से पढ़ सकते हैं, ताकि आप प्रतीप में और उपमा में आप कन्फ्यूज ना हो। उन दोनों के उदाहरण आपको एक जैसे मिल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की तरफ। हमारा दूसरा अलंकार है वो है रूपक अलंकार, जिसको अंग्रेजी में मेटाफर बोलते हैं। बच्चे जानते हैं अंग्रेजी कवियों का बहुत ये हम उनका फेवरेट अलंकार है, मुख्य अलंकार सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बच्चों और शिक्षकों, डेफिनेशन सेम रहेगी, कुछ शब्द बदलेंगे। मैंने क्या बोला, बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। ये मेरा 10 से 15 साल का अनुभव है, जिसको मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में बांधने की कोशिश की है, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बहुत सरल शब्दों में काव्य शास्त्र को, कठिन बातों को, जो हिंदी से संबंधित आपकी कठिनाइयाँ आती हैं, उसको समझने के लिए आवश्यक है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे लगे कि मेरा ज्ञान फैल रहा है और मेरी भी हौसला अफजाई हो, मुझे भी प्रेरणा मिले और बेहतर से बेहतर आप तक ज्ञान पहुंचाने का। तो देखते हैं रूपक अलंकार क्या है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप दिखाया जाए या किया जाए। पहले हमने कहा जहां उपमेय में उपमानता की समानता दिखाई जाए, तो ध्यान देखिए, वाक्य एक ही जैसा मिलेगा, एक शब्द बदला है। वहां पे हमने लिया था समानता, तो यहां पर हमने ले लिया आरोप। अब थोड़ा सा परिवर्तन किया और अलंकार रूपक बन गया उपमा से। जहां उपमेय में उपमान का आरोप दिखाया जाए, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब देखिए, सीता का मुख चंद्र है, के समान हटा दिया, के समान हटा दिया, सीधे हमने कंपैरिजन नहीं की, हमने सीता के मुख को ही चंद्रमा मान लिया, सीता के मुख को ही चंद्रमा मान लिया, यानी उपमेय को ही हमने उपमान मान लिया। आरोप का मतलब उसको वही मान लेना। तो हमने उसको बोला सीता का मुख चंद्र है, तो उसने उपमेय क्या है, सीता का मुख, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। तो हमने कंपैरिजन तो की नहीं, सीता के मुख को ही हमने चंद्रमा बोल दिया। तो जब भी हम उसी को उपमेय को उपमान बोल देते हैं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। इसके बारे में एक खास बात आपको बताने वाला हूँ, रास की बात है। जो आप, मैंने क्या बोला था, अलंकार हमारे आसपास के जीवन में बिखरे पड़े हैं, लेकिन हम नहीं जानते। तो कुछ बातें बीच बीच में थोड़ी सी हैवी हो जाएंगी, तो वो शिक्षकों के लिए, क्योंकि शिक्षकों का ज्ञान का स्तर थोड़ा बड़ा होता है, जब वो समझेंगे तभी पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपने बच्चों को भी समझा सकेंगे। इसलिए मैं कुछ बातें बीच बीच में शिक्षकों के लिए भी बताता हूँ। पहले हम इसको समझ लेते हैं। इस उदाहरण में उपमेय क्या है, सीता का मुख में उपमान, ब्रैकेट में देखिए कोष्टक में, चंद्र का आरोप होने से
रूपक अलंकार है। यानी कि हमने चंद्रमा क्या है, उपमान है, यानी सीता का मुख जो उपमेय है उसी को हमने चंद्रमा मान लिया। यानी कि सीता के मुख को ही हमने चंद्रमा मान लिया, उपमेय को ही उपमान मान लेना ही रूपक अलंकार, अंग्रेजी में इसको मेटाफर के नाम से जानते हैं। हाँ जी, मैंने कहा था कुछ बातें खास है जो मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि संस्कृत लिटरेचर में जब हम भारतीय रंगमंच पढ़ते हैं, इंडियन थिएटर, वहाँ पर जो हमारे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है उसमें एक शब्द का इस्तेमाल है रूपक। वहाँ पर रूपक का अर्थ हो जाता है नाटक, जिसको आजकल हम स्किट बोलते हैं, ड्रामा बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। इन सब के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल था, वो बोलते थे रूपक। यानी रूपक किसका, नाटक का पर्यायवाची था। लेकिन नाटक, ध्यान रखिए, रूपक के उन्होंने 10 भेद कर दिए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें, ये अतिरिक्त ज्ञान है। वहाँ पर रूपक के 10 भेद थे, 10 भेद में से एक भेद का नाम सिर्फ नाटक था। यानी कि नाटक को अलग अलग पार्ट, नाटक जिसको आज हम बोलते हैं, पूरे जो भी एक्टिंग करते हैं हम उसको सिर्फ नाटक शब्द में समा लेते हैं। तो ये वहाँ पर इसके लिए शब्द था रूपक। रूपक में 10 भेद थे, 10 भेद में से एक भेद का नाम नाटक था, और उसमें बहुत सारे प्रहसन और सट्टक वगैरह बहुत सारे, आप उसके लिए इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, उस पर विस्तार से मैं नहीं जा रहा हूँ। तो वहाँ पर रूपक बोलते थे उसको। अब रूपक क्यों बोलते थे, आप जानते हैं कि जब भी कोई कैरेक्टर, अब हम थोड़ी इंग्लिश का भी इस्तेमाल करें ताकि आप समझ सकें, जब भी कोई कैरेक्टर किसी दूसरे को प्ले करता है, जैसे मान लीजिए श्री राम का चरित्र है, इसको जो रामायण में अरुण गोविल जी ने प्ले किया, उसमें उन्होंने एक्टिंग की, तो अरुण गोविल जी राम नहीं है, राम तो राम ही थे, जो जिनका एक पौराणिक चरित्र है वो रामायण। चाहे हम रामचरितमानस की बात करें, चाहे हम वाल्मीकि रामायण की बात करें, सबको पता है कि अयोध्या के राजा थे, एक आज्ञाकारी पुत्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, यानी सबको पता है राम कौन थे। लेकिन अब जो अरुण गोविल है या कोई भी जो एक्टर है राम का रोल प्ले करेगा, वो राम नहीं है। उस एक्टर में राम का आरोप कर दिया गया है। राम कौन है वहाँ पे, एक्चुअल में जो राम है, जो पौराणिक चरित्र हैं, वो उपमान है, लेकिन वो जो एक्टर है वो उपमेय है। उस उपमेय में उन उपमान का आरोप कर दिया गया है। और जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो कई बार आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, कुछ समय के लिए आप मान लेते हैं यही राम है, और आप वही उसी तरह की भावनाएं आपके मन में उत्पन्न हो जाती हैं जो एक वास्तविक कैरेक्टर के लिए होती हैं। आपको थोड़ी समय के लिए लगता है यही साक्षात भगवान है। मुझे मेरे प्रोफेसर साहब ने एक बार बताया था, ये हमारे हंसराज कॉलेज में डॉक्टर प्रभात जी ने, जब उन्होंने बताया कि जब संतोषी माता फिल्म रिलीज हुई थी तो लोग वहाँ पर्दे के स्क्रीन जो होती है वहाँ पर पैसे फेंकते थे, नारियल चढ़ाते थे। यानी कि जो कैरेक्टर वहाँ पर थे वो तो आपको पता है एक्टर एक्ट्रेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री वो शूटिंग कर रही है, लेकिन वहाँ पर जो दर्शक थे इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वो जो वहाँ पर उपमेय है उसी को उपमान मान लेते थे। आप समझ गए होंगे रूपक क्या है, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लेते, साक्षात संतोषी माता मान लिया उस एक्ट्रेस को और उनकी पूजा करने लगे। तो ये है रूपक अलंकार का चमत्कार। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है आज आपके सामने, जितने भी सीरियल्स आते हैं वो रूपक अलंकार का ही एक रूप है। तो आपने कितनी आसानी से समझ लिया, क्योंकि जो रोल वो प्ले कर रहे हो एक्चुअल में नहीं है। आप देखें अक्षय कुमार किसी मूवी में कोई 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 रोल होता है, किसी में कुछ बन जाते हैं, किसी में कुछ बन जाते हैं। चाहे अमिताभ बच्चन की बात करें, कोई भी XYZ कोई भी एक्टर हो एक्ट्रेस हो, आप देखते हैं अलग अलग फिल्मों में अलग अलग मूवीज़ में उनके अलग अलग रोल हैं। एक्टर तो वही है, यानी उपमेय वही है, उसके उपमान बदलते जाते हैं, जो जो उनको एक्टर ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बदलता जाता है। तो आप देखिए हमारी पूरी दुनिया में, हमारे पूरे जीवन में आसपास अलंकार बिखरा पड़ा है, ख़ासतौर से रूपक अलंकार की हम बात कर रहे हैं। तो आप, मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रूपक अलंकार क्या है। अंत में देखें, ये आज का तीसरा अलंकार है, वो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये थोड़ा नया है, इसमें नहीं मिलता है। परिभाषा देखिए क्या है, जब उपमेय में उपमान की संभावना का कथन हो। पहले हमने सबसे पहले उपमा में बात की थी समानता, रूपक में बात की थी आरोप, और तीसरे में हम करें संभावना। देखिए डेफिनेशन से में एक एक शब्द बदल रहा है। मैंने क्या बोला, सरल से सरल करने का प्रयास किया गया है ताकि आप रट्टा ना मारे, समझ लें। तो संभावना का कथन है, यानी कि जो उपमेय, जब हमने क्या कहा, जब उपमेय में उपमान की संभावना का कथन हो। हम ऐसा मान रहे हैं जो उपमेय है हम उसमें उपमान को हम एज्यूम कर रहे हैं, यानी हम, संभावना का मतलब है एज्यूम करना, यानी कि आप डाउट हो रहा है कि शायद ये हो, कंफर्म नहीं है। कंफर्म होते रूपक हो जाएगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं है, जहाँ डाउट है।
तो वहाँ पर आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, यानी संभावना की बात हो रही है। इसमें खास तौर से मानो, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब ये तो हमने साधारण शब्द लिखे, कविताओं में मानो की जगह मनहू भी हो सकता है, जानो की जगह जनऊ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है किसी कवि ने ब्रिज भाषा में लिखा है, किसी ने राजस्थानी में लिखा है, किसी ने अवधी में लिखा है। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है, जो बोली जिसको कहा जाता है, उसके अनुसार इनके रूप बदल भी जाएंगे। मानो मनहू हो सकता है, जानो जनऊ हो सकता है। तो आप उस तरह से उसको समझ लें। अभी हमने समझने वाली भाषा में लिखा है मानो और जानो। उदाहरण देखते हैं। सीता का मुख मानो चंद्र, देखिए मानो आ गया। सीता का मुख मानो चंद्र है, जहां मानो और जानो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। पहले हमने क्या बोला था, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। दूसरे में बोला सीता का मुख चंद्र है, और अब हमने बोला सीता का मुख मानो चंद्र है। सीता का मुख जानो चंद्र है। तो आप जानो मानो जब भी लगा रहे तो ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएंगे। सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। अब हम ग्रीन कलर में जो स्पष्टीकरण है देखिए, ये 3 पार्ट क्यों बनाए गए, हमने परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। इस तरीके से आप पूरी तरह से समझ लेते हैं। और बच्चों को भी अगर आप इस तरह से कराएंगे तो बच्चों के लिए बिल्कुल साधारण हो जाएगा। बुक्स में जो कठिन कठिन परिभाषाएं, उदाहरण दे रखे हैं, वो भी आप करवाइए, लेकिन पहले इस तरीके से सरल शब्दों में बच्चों तक ज्ञान को पहुंचा दीजिए, ताकि बच्चे घबराएं ना। उसके बाद आप कितना भी कठिन करा दें, क्योंकि बच्चा समझ चुका होगा, फिर उसको समझना उसके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ग्रीन वाले में देखिए क्या लिखा है। इस उदाहरण में उपमेय सीता का मुख में उपमान चंद्र की संभावना का कथन है। तो आप यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम देखेंगे इसका अभ्यास क्या है आज का। उम्मीद है आप सब लोग बताएंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बताइए कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में। कुछ बच्चे अनुप्रास बता रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है राम रतन र, तो ये राम रतन में अनुप्रास अलंकार है। और ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर राम रतन मतलब राम में रतन का आरोप कर दिया गया। देखिए बच्चों, राम को ही रतन मान लिया गया है। राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर रूपक अलंकार आ गया। देखिए क्या है इसका उत्तर, ये आ गया आपका रूपक अलंकार, वेरी गुड। अगला है हमारा फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो फूल सी, मैंने क्या बोला, सी की तरह, के जैसा, समान, ये सब क्या है, वेरी गुड, ये है उपमा अलंकार। सही बताया आपने, जी हाँ, ये है उपमा अलंकार। उसके बाद मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनु मतलब मानो, जैसे मैंने बोला था जानो मानो, मनु मानो से बन गया मनहु, ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। और साधारण शब्दों में अगर आप देखें तो मनु का अर्थ है ऐसा लगता है कि ये था, ऐसा लगता है कि वो था। तो ऐसा लगता है वाला जो है ना, उसी के लिए शब्द आता है जानो मानो वाला। अब आगे देखिए, मुख था कमल सा सुंदर, सीधी सी बात है, यहाँ पर ये भी आपका उपमा अलंकार है। कमल सा आ गया, उपमा अलंकार आ गया, वेरी गुड। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो जितने गाने हैं, हर गाने में कोई ना कोई अलंकार है। जो अलंकार आप पढ़ते समझते जा रहे हैं, उससे संबंधित गीतों को आप सुनिए, भजन को सुनिए, और आप देखिए उसमें कौन से अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। यह है ज्ञान का प्रयोग। रट्टा मत मारिए कि आप बुक्स में 4 अलंकार बता दिए गए हैं और आप उसी को रट रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, बस हाँ ऐसा ऐसा आता है, बस ये नहीं करना आपको। आप गानों में, स्लोगन में, कहानियों में, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कंपैरिजन हो रही है, आरोप हो रहा है, संभावना हो रहा है, संभावना की का कथन हो रहा है, कहीं पर अनुप्रास आ रहा है, कहीं पर विप्सा आ रहा है, कहीं पर यमक आ रहा है, आप देखिए कहाँ कहाँ है। मैं भी ढूंढता हूँ, मैंने भी बहुत कुछ ऐसे ही सीखा है। जब आप इस तरह से सीखते हैं तो सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि आप दूसरों को जब सिखाने लगते हैं ना, तो आपकी एक इमेज बनती है, आपकी एक छवि बनती है, और आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। आप अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं कि मुझे कितना आ गया है, और आपको एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान के रूप में, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में समाज में एक सम्मान मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एग्ज़ाम तो एक दिन होता है, लेकिन सम्मान आपको हमेशा कोई ना कोई देगा, और आपकी छवि अलग बनेगी। ये तभी बनेगी ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान ही व्यक्ति की सुंदरता है। सुंदर कपड़े पहनने से ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान आएगा आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, समझेंगे, दूसरों के साथ ज्ञान बांटेंगे, लोग जानेंगे आपके बारे में, तभी आपकी एक अलग छवि बनेगी। चाहे ये शिक्षक की बात हो, चाहे विद्यार्थी की बात हो, सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ज्ञान ऐसी वस्तु है जो कुरूप को भी बहुत खूबसूरत बना देता है। आपके अंदर सुंदर है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ज्ञानी हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपकी पूजा होगी। आपको पता है, कहते हैं विद्वानों की सर्वत्र पूजा होती है, हर कहीं उनका सम्मान होता है, इसीलिए कहा जाता है।
मैं यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा। जावेद अख्तर साहब ने 1940 लव स्टोरी मूवी थी जिसमें R.D. बर्मन साहब का संगीत था, इसलिए पिछली वाली वीडियो में मैंने ये बात का जिक्र किया था। उसमें उन्होंने मालोपमा अलंकार का इस्तेमाल खूबसूरत तरीके से किया था। अनिल कपूर मनीषा कोइराला की मूवी है, आप उसको गीत को सुन सकते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब देखिए, एक उपमेय उपमान बहुत सारे हैं, जहाँ पर एक उपमेय के लिए बहुत सारे उपमान का प्रयोग किया जाता है। मालोपमा अलंकार यानी उपमानों की माला। तो माला क्या है? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन जैसे। अब देखिए कितने सारे उन्होंने उपमान इस्तेमाल कर दिए। तो ये बहुत खूबसूरत जो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, ये अलंकार का, उपमा अलंकार का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है अभी तक का। तो आप इस तरह से बहुत से अलंकार गीतों में ढूंढेंगे, भजन में ढूंढेंगे, गज़लों में ढूंढेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे शेष 3 अलंकारों के साथ। हमारे रह गए अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार और मानवीय अलंकार के बारे में हम बात करेंगे। अब अगर आप सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है, सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, मेरे 12 से 15 वर्ष का जो अनुभव है, इस अनुभव को अपने तक मत सीमित रखिए। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस ज्ञान को दूसरों तक अवश्य बांटिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ, यानी मेरे ज्ञान का लक्ष्य है आपके ज्ञान का विस्तार करना। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो होता क्या है, जो भी मैं नया डालूंगा, कुछ नया इसमें पोस्ट करूंगा, कुछ नई बातें बताऊंगा, तो आप तक वो तुरंत पहुंचेगी। कई बार क्या होता है, आप सर्च करते हैं और फिर भूल जाते हैं चैनल को, तो जो नया नया ज्ञान आपको मिलने वाला है इसमें, उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी, जैसे ही आप चैनल आप देखें, आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आपको समझना है तो बात की बात है, सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है, आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको बिना देर किए आप तक सूचना पहुंच जाए कि कुछ नया इसमें मिलने वाला है। आप देखेंगे 1 साल बाद इस चैनल को अगर आप देखते रहेंगे, 1 या 2 साल के अंदर आपके अंदर इतना अपार ज्ञान होगा कि आप अच्छे तरह से डिबेट कंपटीशन में जा सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें लाइफ स्किल्स की भी जानकारियाँ बीच में मिलेंगी, वीडियो पोस्ट होते रहेंगे, तो आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आपके व्यवहार में क्या क्या कमियां हैं। चाहे बतौर शिक्षक हम बात करें, चाहे बतौर हम एक स्टूडेंट बात करें, छात्र बात करें, तो आप देखेंगे आपको अपनी कमियों को भी जानने का, समझने का मौका मिलेगा, ताकि आप उसको सुधार करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है NCERT हिंदी बाय कुमार। हर स्लाइड के नीचे ये नाम आपको दिख जाएगा, हर स्लाइड के नीचे ये नाम आपको पीले कलर से दिख रहा होगा। इस नाम को हैशटैग लगा के जैसे ही आप डालेंगे अपने गूगल के सर्च बॉक्स में और क्लिक करेंगे, मेरा चैनल खुल जाएगा और आप आराम से सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।